वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो यार इस वीडियो के अंदर हम साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी ग्लोबल कंसर्न्स जो कि आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पेपर है, SEC का पेपर है, इसका हम सिलेबस, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम नोट्स देखेंगे चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस होल मटेरियल फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विज़िट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं फिर, और यहाँ से हम सिलेबस से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर क्रेडिट की बात की जाए तो यहाँ पे 2 क्रेडिट्स हैं, एक लेक्चर है और एक प्रैक्टिकल है, यानी आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा एक, और आपको पेपर देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स जो भी होंगे वो आपके कॉलेजेस के अंदर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2 क्रेडिट का डिवीज़न है। नेक्स्ट हमारे जो इसमें चैप्टर्स हैं, कुल मिला के 5 चैप्टर्स होने वाले हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों को मिला करके। और पहला चैप्टर है इसमें साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी के ऊपर। इसमें हम साइबर टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे कि साइबर स्फेयर क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर क्राइम किसे बोलते हैं, साइबर अटैक क्या है, एस्पियोनेज क्या होता है, साइबर वॉरफेयर क्या है, साइबरनेटिक्स क्या है। इन सभी चीज़ों की जो एक डेफिनेशन है और उसका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। देन साइबर सिक्योरिटी और उसके पैराडाइम्स यानी डिफरेंट पैटर्न्स क्या क्या रहे हैं उसको देखना है, और साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स क्या क्या हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स होने वाले हैं। देन है सेकंड चैप्टर है साइबर क्राइम इनसाइट्स, मिटिगेशन एंड कंट्रोल, यानी किस तरीके से साइबर क्राइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसमें हम साइबर क्राइम और साइबर एक्टिविज़म का एक ओवरव्यू देखेंगे। एंड देन साइबर क्राइम की जो टाइपोलॉजीज़ हैं, जेनरिक साइबर क्राइम, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, साइबर थ्रेट इन मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड BYOD, ये सारी साइबर टाइपोलॉजीज़ को हम देखेंगे। और उसके बाद साइबर क्राइम आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका होगा साइबर पॉलिसीज़ एंड साइबर लॉज के ऊपर। साइबर पॉलिसीज़ क्या होती हैं, साइबर लॉज क्या हैं, इनके डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स और डायलेमास क्या क्या होते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ठीक है, ये सारे आपके थर्ड चैप्टर के टॉपिक हैं। एंड देन एग्जिस्टिंग साइबर पॉलिसीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, और मस्ट फॉलो अप एक्शंस उन पॉलिसीज़ के क्या क्या होते हैं। उसके बाद ग्रे एरियाज़ क्या क्या हैं साइबर लॉज के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा आपका थर्ड चैप्टर होगा। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है, इसमें साइबर सिक्योरिटी टूल्स और उनके यूजेस के बारे में पढ़ना है। तो नॉलेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी टूल्स को देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, और साइबर सिक्योरिटी टूल किट्स यानी साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल किट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद पांचवा चैप्टर होगा केस स्टडीज़ के ऊपर, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से संबंधित बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल वेबसाइट्स, पॉइंट ऑफ सेल्स इशूज़, ऑनलाइन पेमेंट एंड रियल टाइम केसेस, इन सभी जो है चीज़ों के ऊपर आपको केस स्टडीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी, पाँचों चैप्टर के आपके डिटेल्ड नोट्स, और क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं वो नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है 5 चैप्टर्स का। अब हम आगे चलेंगे नोट्स के ऊपर। इसी PDF के अंदर आपको आगे नोट्स मिलेगा। यहाँ पे पहला चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी, इसमें साइबर टर्मिनोलॉजीज़ हैं पहले तो हम डायरेक्ट उसी पे आते हैं, ओवरव्यू आप नोट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइबर टर्मिनोलॉजीज़, इसमें आपका पहला साइबर स्फेयर कि साइबर स्फेयर क्या होता है। तो जो भी डिजिटल इन्वायरमेंट है जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हमारी ऑनलाइन डिजिटल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे इंटरनेट से कनेक्टेड हों या डिजिटल नेटवर्क्स में हों, जितनी भी सारी डिवाइसेस डिजिटल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क्स, गवर्नमेंटल ऑपरेशंस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आज जिस जगह पे हो रही है वो सारा कुछ क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है। और इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में सभी चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसी को हम बोलते हैं साइबर स्फेयर। ठीक है, तो इसी तरीके से हर टर्मिनोलॉजीज़ की आपको हर टर्म की डेफिनेशन और उनका एक्सप्लेनेशन
आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये है साइबर स्फेयर, जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ डिजिटल नेटवर्क से रिलेटेड हो रही हैं वो सब कहाँ पे हो रही हैं, साइबर स्फेयर के अंदर हो रही हैं, ठीक है। देन साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्फेयर को प्रोटेक्ट करना ही साइबर सिक्योरिटी होता है, ठीक है। अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, अपने मोबाइल को, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, इन सभी को प्रोटेक्ट करना साइबर सिक्योरिटी है। देन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम इलीगल एक्टिविटीज़, अगर साइबर स्पेस के अंदर आपकी डिजिटल डिवाइसेस या कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को टारगेट किया जा रहा है अटैकर्स के द्वारा, तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ सारी क्या होती हैं, साइबर क्राइम होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। देन साइबर अटैक, अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम का या डिजिटल सिस्टम का कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या है, साइबर अटैक है। इसी तरीके से साइबर एस्पियोनेज, साइबर एस्पियोनेज होता है कि जब अटैकर्स या दूसरे कंट्री के बड़े बड़े जो हैकर्स हैं वो इलीगली सर्विलियंस कर रहे होते हैं इंटेलिजेंस डेटा का, दूसरे इंडिविजुअल्स की या ऑर्गेनाइजेशंस का, बिजनेसेस का डेटा जो है ट्रैक कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स का डेटा ट्रैक कर रहे होते हैं। तो इसको, इस इलीगल सर्विलियंस को हम बोलते हैं साइबर एस्पियोनेज, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें जो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ होती हैं उनको टारगेट किया जाता है और वहाँ से डेटा निकाल करके उनको फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। तो ये है साइबर एस्पियोनेज। देन साइबर वॉरफेयर, साइबर वेपन्स का इस्तेमाल करके जो है किसी कंट्री को डिस्टर्ब कर देना, उनके सिस्टम्स को डैमेज कर देना, नेटवर्किंग सिस्टम हो, मिलिट्री सिस्टम्स हो या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका रेलवेज़ है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नेटवर्क है, मेट्रोज़ हैं, तो ये सारे आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही चलती हैं, है ना। अगर ये सारा जो है सिस्टम हैक कर लिया जाए तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ एडवर्सरीज, तो सभी चीज़ों को जो है डिस्टर्ब करने के लिए अपने जो दुश्मन हैं उनके चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए, कंट्रीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करवाती है कई बारी, उसको बोलते हैं हम साइबर वॉरफेयर, ठीक है। जो डिटेल्स हैं वो आपको नोट्स में पढ़ने को मिलेंगी। आगे हम चलते हैं। साइबरनेटिक्स साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं हम कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस, मशीन्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारी बातें मशीन्स कैसे समझ रही हैं, और इसका यूज़ करके हम डिफरेंट डिवाइसेस को डेवलप करते हैं साइंटिफिक स्टडी करके। जैसे हार्ट में पेसमेकर लगाया जाता है या फिर आर्टिफिशियल लिम्स को डेवलप किया जाता है, तो ये सारा जो है साइबरनेटिक्स की स्टडी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना साइबर अटैक से, डिजिटल अटैक से, वो साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। इसमें आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। सो गो थ्रू दीज थिंग्स इन द नोट्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसमें थ्रेट्स क्या क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। मॉलवेयर डाल दिया जाता है कई बार आपके फ़ोन के अंदर या फिर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वायरसेस डाल दिए जाते हैं। कोरोना वायरस नहीं होता, वो कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए वायरस होता है, ठीक है। इसी तरीके से रैनसमवेयर होते हैं, और उन सभी का इस्तेमाल करके बेसिकली आपकी कंप्यूटर से डेटा जो है निकालने की कोशिश की जाती है, और कई बार आपके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है अगर ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में घुस जाती हैं तो। और लॉक करने के बाद फिर आपको पेमेंट करनी होती है बिटकॉइंस के अंदर कि चलो अब पैसे दो, वरना आपकी सारी फाइल्स इनक्रिप्टेड हैं और आप खोल नहीं पाओगे, ठीक है। सारा डेटा आपका हैक हो जाता है इस तरीके से। जो आपके ईमेल्स में जो लिंक्स आती हैं, सस्पिशियस लिंक होती हैं, और आपसे आपका पर्सनल डेटा जो है पूछ रही होती हैं, कार्ड नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है फ़िशिंग का पार्ट होती हैं। डिसेप्टिव ईमेल मैसेजेस, हैकिंग है, उसके बाद डेटा ब्रीचेस हैं, ठीक है। ये सारी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। आपको क्या चीज़ स्टेप्स का ध्यान रखना है, अपने पासवर्ड को स्ट्रिक्ट रखिए, लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से अवेयर रहिए, सॉफ्टवेयर अपना अपडेट करके रखिए, एंटीवायरस डाल के रखिए कंप्यूटर के अंदर, कभी भी सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी को मत दीजिए जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन आपका पैराडाइम्स होता है यार, डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं साइबर स्फेयर के अंदर। तो पहले जो है इतने ज़्यादा लोग डिजिटली एक्टिव नहीं थे, तो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं होती थी। तो तब जो है पहले के टाइम पे बहुत जो कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करती थी अपने जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या जो
आईटी नेटवर्क है उसको सिक्योर करने के लिए। और बट आज की डेट में जो है डिफरेंट जो है मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं इसी को हम बोलते हैं पैराडाइम्स, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सिक्योरिंग द साइबर स्फीयर, ठीक है। तो इसमें आपके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, कई सारे पैटर्न्स हैं, एक एक करके आप सारे पैराडाइम्स को पढ़ेंगे। जैसे पहला है पेरीमीटर बेस्ड सिक्योरिटी। इसमें जो पहले के टाइम पे जो है ज़्यादातर फायरवॉल्स का इस्तेमाल किया जाता था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होती थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम्स के बीच में जो है सिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें इस सब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था पेरीमीटर बेस्ड सिक्योरिटी के अंदर। फिर है डिफेंस इन डेप्थ पैराडाइम, जिसके अंदर कई सारे जो है लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाए जाते थे, ताकि अगर एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगर अटैकर जो है तोड़ ले जा रहा है तो दूसरा वाला ना तोड़ पाए। जैसे अपने डेटा को जो है ऑर्गेनाइजेशंस इनक्रिप्ट कर देती थी। फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, नेटवर्क सेगमेंटेशन, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये सारे चीज़ें मल्टी लेयर एक तरीके से सिक्योरिटी कोशिश की जाती थी, ताकि अगर एक लेयर ब्रीच होती है तो दूसरी लेयर प्रोटेक्शन के लिए रहे, ठीक है। इसी तरीके से जीरो ट्रस्ट मॉडल होता है, एंड देन थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं, और फिर उसके बाद यूज़र सेंट्रिक पैराडाइम होती है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराडाइम्स हैं, पैटर्न्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसी के अंदर आपका रेजिलियंस एंड कंटिन्यूटी भी आता है। और यानी डिफरेंट जैसे जैसे साइबर थ्रेट्स इवॉल्व होते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी का वो CIA ट्रायड पे बेस्ड है। यानी C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी, और A मतलब अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से, जिसके पास एक्सेस नहीं है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। देन इंटीग्रिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। देन अवेलेबिलिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स के पास ही उसका एक्सेस होना चाहिए जब भी उनको ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है साइबर सिक्योरिटी का, और उसके 3 जो मेन गोल्स हैं वो यही है, ठीक है। CIA ट्रायड इसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स में ऑथेंटिसिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में रोल्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस क्या क्या होती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट पीपल्स को हायर करती हैं अपने साइबर सिक्योरिटी IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इसमें आपके होते हैं चीफ़ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफिसर CISO। ये ओवरऑल जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट होते हैं कि अगर कोई अटैक वगैरह हो जाए तो किस तरीके से उसको मिटिगेट करना है, कैसे उसका इम्पैक्ट कम करना है। क्रिप्टोग्राफर्स होते हैं जो कि डेटा इंक्रिप्शन के लिए होते हैं, जो है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं ये। उसके बाद सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑडिटर्स होते हैं, लगातार चेक करते रहते हैं कि ऑडिट करते रहते हैं कि कोई वीक पॉइंट तो नहीं है, वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। एंड देन साइबर सिक्योरिटी एजुकेटर्स होते हैं एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए। ये सारे रोल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। फिर इसमें आपका सेकंड चैप्टर आता है साइबर क्राइम इनसाइट्स मिटिगेशन एंड कंट्रोल। इसमें आप ओवरव्यू पढ़ेंगे नोट्स के अंदर, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट साइबर क्राइम पे आते हैं। साइबर क्राइम क्या होती है? इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी साइबर स्पेस के अंदर कंडक्ट की जाती हैं। मोटिवेशंस क्या क्या होते हैं? तो कई बार ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, उनका पैसा वसूलना काम होता है, इसलिए वो साइबर अटैक्स कर रहे होते हैं। और कई बार एक कंट्री दूसरे कंट्री को डिस्टर्ब करने के लिए उनके ऊपर साइबर अटैक करवा देती है, और फाइनेंशियल गेंस के लिए भी ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइबर अटैक का मोटिवेशंस आता है लोगों को। देन टारगेट की बात करें तो इंडिविजुअल से लेके बिजनेस, गवर्नमेंट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें जो है साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट होती हैं। और इम्पैक्ट इसका जो है डिवास्टेटिंग होता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही नुकसानदायक और चीज़ें होती हैं। ग्लोबल नेचर का होता है, कोई बॉर्डर नहीं होता, कहीं पे भी अटैक किया जा सकता है। और इसको लेकर के डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो अपने लीगल फ्रेमवर्क्स और लॉज बना रही हैं, ठीक है।
और उसके बाद थ्रेट्स लगातार इमर्ज कर ही रहे हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थ्रेट्स लगातार इमर्ज हो रहे हैं और इनके लिए हमें डिफेंसिव होने की ज़रूरत है। देन प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देन साइबर एक्टिविज़म है। साइबर एक्टिविज़म की बात करें तो जैसे अपनी आवाज़ को उठाने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना ही साइबर एक्टिविज़म कहलाता है, ठीक है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सभी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपनी आवाज़ को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के लिए राइज़ करना ही साइबर एक्टिविज़म कहलाता है, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा डिफरेंट टाइम्स पे ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स चलते रहते हैं और इसकी वजह से जो है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाती है। वीडियोस वायरल होते रहते हैं रील्स के ऊपर और शॉर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से अवेयरनेस राइज़ करने की कोशिश की जाती है या फिर किसी प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट गैदर करने की कोशिश की जाती है। प्रोटेस्ट करने के लिए और कैंपेन्स के लिए जो है इन सब प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और कई बारी गवर्नमेंट पे भी दबाव बनाने के लिए हम डिजिटल आंदोलन कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्विटर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। साइबर एक्टिविज़म के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। अवेयरनेस राइज़ करना होता है, प्रोटेस्ट वगैरह के लिए लोगों को इकट्ठा करना, क्राउड फंडिंग है, पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करना है, ठीक है, ऑनलाइन हैरेसमेंट है। साइबर एक्टिविज़म के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। पहला तो लो कॉस्ट होता है, आपको मीडिया के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता, आप डायरेक्ट अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपने फ़ोन से ही अवेयरनेस राइज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से ये सारे बेनिफिट्स हैं। साइबर एक्टिविज़म के चैलेंजेस क्या क्या हैं वो सारे आपको यहाँ पे इन पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। देन टाइपोलॉजीज़ ऑफ साइबर क्राइम। जेनरिक साइबर क्राइम है पहला, इसमें डिफरेंट टाइप्स के अंदर आपको जेनरिक टाइप ऑफ साइबर क्राइम जो कि नॉर्मली ज़्यादा हैकर्स कंडक्ट करते हैं वो सब है। पहला है साइबर बुलिंग, लोगों को ऑनलाइन हैरेस करना ही साइबर बुलिंग कहलाता है। जैसे कि कभी कभार आप देखते होंगे ट्विटर के ऊपर किसी ने ट्वीट कर दिया या आप किसी ने फ़ोटो डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पे किसी का वीडियो आ गया तो उनके कमेंट सेक्शन में हज़ारों लोग गालियां दे रहे होते हैं, कुछ लोग उनको प्रेज़ भी कर रहे होते हैं, ठीक है, ह्यूमिलिएट भी कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो हैं साइबर बुलिंग के एग्जांपल है। इसी तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, फिशिंग होता है, मॉलवेयर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जब रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर करने का जो है डेट अनाउंस कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है स्टूडेंट्स लगातार जब रिज़ल्ट आना होता है तो वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वेबसाइट डाउन हो जाती है, क्रैश हो जाती है, ठीक है, और फिर उस टाइम पे रिज़ल्ट नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद जब यूज़र्स कम होते हैं, वेबसाइट को ठीक किया जाता है टीम के द्वारा, तब जो है जाके सही होती है। तो ये तो एक तरीके से लीगल तरीका है, पर यही जो है पैटर्न जो है वो अटैकर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कई सारे कंप्यूटर्स को हाईजैक करके, कई सारे जो है बॉट्स को क्रिएट करके साइट्स के ऊपर जो है अटैक्स करते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं साइट्स पे और उसकी वजह से साइट डाउन हो जाती है, एक्सेसिव ट्रैफिक भेज देते हैं बेसिकली और साइट इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। इसी को DOS अटैक्स बोलते हैं। देन रैंसमवेयर, ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके जेनरिक साइबर क्राइम में आती हैं। देन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को टारगेट किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है ताकि उनके जो सीक्रेट्स हैं उनको बाहर निकाला जा सके और उनको डिस्टर्ब किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। इसमें अटैकर्स बहुत टाइम ले करके जो है इंस्टीट्यूशंस और वेबसाइट्स को वेबसाइट्स के अंदर रहता है, उसको वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसका डेटा गैदर करता है और उसको जो है साइबर सिक्योरिटी की टीम डिटेक्ट भी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो बहुत प्लान्ड तरीके से किया जाता है ये, इसको बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। देन साइबर थ्रेट्स इन मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपके मलिशियस ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं, मोबाइल के अंदर SMS करके आपको बहुत सारी लिंक्स भेजी जाती हैं, फ्रॉडुलेंट टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं कि आपका जो है डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है और आपको अगर इस पर एक्टिवेट करना है तो इस लिंक पे क्लिक करें। इस प्रकार के मैसेजेस आते हैं, उसको SMSing बोलते हैं। देन मोबाइल मॉलवेयर है, आपका लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए आपके फ़ोन में डाल दिया जाता है। अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन को एक्सप्लॉइट करते हैं अटैकर्स, ठीक है। तो ये सारे हैं। देन साइबर थ्रेट्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ऊपर वाले मोबाइल टेक्नोलॉजी में थे, अब ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हैं। तो जो बिज़नेस का डेटा होता है वो बेसिकली ज़्यादातर अब क्लाउड कंप्यूटिंग पे होता है, यानी
डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे अमेज़ोन का एज़्योर है, तो वहाँ पे जो बिजनेसेस होती हैं वो अपना डेटा रखती हैं, और अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं होते, उनका ध्यान नहीं रखा जाए, तो वहाँ पे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डेटा ब्रीच हो जाता है, इनसिक्योर एपीआई को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है, डेटा लॉस हो जाता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हुआ। इसी वजह से कई सारी जो टॉप कंपनियां हैं वो कई जगहों पे डेटा सेंटर्स क्रिएट करके रखती हैं, ताकि डेटा का हमेशा बैकअप बना रहे। एक जगह अगर ख़राब हो जाता है तो दूसरी जगह से एक्सेस किया जा सके। अकाउंट हाईजैक अगर हो जाता है कंपनी का, तो उसकी वजह से क्रेडेंशियल्स स्टोल कर लिए जाते हैं, और उन चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स की वजह से फिर क्लाउड अकाउंट को एक्सेस कर लिया जाता है और कंपनी का सारा डेटा लीक कर दिया जाता है। देन BYOD सिक्योरिटी रिस्क हैं। BYOD के अंदर ब्रिंग योर ओन डिवाइस हम इसको बोलते हैं। BYOD का मतलब जब लोग अपनी डिवाइस वर्किंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा उनकी डिवाइस में आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अगर उनकी डिवाइस में आ गया और उनकी डिवाइस सिक्योर नहीं है, तो इसकी वजह से डेटा लीक हो सकता है। अगर उनका लैपटॉप चोरी हो जाता है, या फिर मॉलवेयर है उनके लैपटॉप के अंदर और वो बिज़नेस पर्पस के लिए अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। साइबर क्राइम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, और इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, थ्रेट इंटेलिजेंस है, ये सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी साइबर क्राइम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कॉमन साइंस क्या क्या होते हैं साइबर क्राइम के, तो कॉमन साइंस के अंदर आपको सारे मेंशन्ड हैं यहाँ पे। अनयूजुअल सिस्टम एक्टिविटी हो रही है आपके सिस्टम के अंदर, या फिर स्लो डाउन्स हो जा रहे हैं, क्रैशेज हो रहे हैं, मिसिंग फाइल्स हैं, डेटा करप्ट हो गया है, फिशिंग लिंक्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, अनएक्सपेक्टेड अपने आप इंस्टॉल हो जा रहा है सॉफ्टवेयर, तो ये सारे जो है साइबर क्राइम के लिए रेड अलर्ट हो सकता है। देन रिस्क असेसमेंट, ये एक 5 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिस्क असेसमेंट करती हैं अपने एसेट्स को लेकर के, अपना सिस्टम्स जो है उनका पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं, उसको लेकर के वो रिस्क असेसमेंट करती हैं कि क्या दिक्कतें हैं, अगर कुछ दिक्कत है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है। 5 स्टेप प्रोसेस के अंदर पहला है एसेट आइडेंटिफिकेशन, सारे आप नोट्स के अंदर पढ़िएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एसेट आइडेंटिफिकेशन, देन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फिर वल्नरेबिलिटीज़ को एसेस करना, फिर एनालिसिस करना रिस्क की, उसके बाद स्टेप्स लेना उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। देन साइबर क्राइम मैनेजमेंट, कि किस तरीके से साइबर क्राइम को प्रिवेंट, डिटेक्ट किया जाए और रिस्पॉन्ड किया जाए साइबर अटैक को लेकर के, ये सारा साइबर क्राइम मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी मेनली 3 स्टेप होते हैं, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इसमें आपके कई सारे डिटेक्शन सिस्टम होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, ये जो सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी ऐसी अटैकिंग एक्टिविटी होती है तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स अलर्ट्स इशू कर देते हैं अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, और उसकी वजह से जो भी थ्रेट्स होने वाले होते हैं उनको रोका जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी टीम को मैसेजेस चले जाते हैं और फिर वो उसको मिटिगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से SIEM होता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। देन यूज़र एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स, ये सारे डिटेक्शन के लिए होते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन, डिटेक्शन, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स प्लान्स होते हैं, रिकवरी प्लान्स हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, रेगुलर ऑडिट्स वगैरह कंपनीज़ जो है परफॉर्म करती रहती है, ताकि जो सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखा जा सके और कंट्रोल किया जा सके। फिर हैं कंट्रोल मेजर्स, आप कंट्रोल मेजर्स के अंदर क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो सारे मेंशन्ड हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल करके रखिए। गूगल अकाउंट है आपका, व्हाट्सअप अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, कहीं भी जहाँ भी अवेलेबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल करके रखिए, ताकि पासवर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल रहे। सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए, फायरवॉल्स का इस्तेमाल कीजिए कंप्यूटर के अंदर वगैरह वगैरह। कभी भी अनसिक्योर्ड जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनसे ट्रांजैक्शंस मत कीजिए, ठीक है। देन चैप्टर 3 साइबर पॉलिसीज़ एंड साइबर लॉज के ऊपर है चैप्टर 3।
सो साइबर पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क्स डेवलप करती हैं, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन है उनका, उसको वो गवर्न कर सकें, अपने एक्शंस को गवर्न कर सकें साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। ठीक है, तो इन्हीं गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क्स को बोलते हैं हम साइबर पॉलिसीज़। ठीक है, इसमें उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी नीचे मेंशन्ड है, और इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं साइबर पॉलिसीज़ के, एंड देन डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं साइबर पॉलिसीज़ के। साइबर पॉलिसीज़ बनाते वक्त कंपनियां किन बातों का ध्यान रखती हैं। ठीक है, उसके बाद साइबर लॉज है, जो भी लीगल रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगाती है अपने साइबर स्पेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम साइबर लॉज। ठीक है, और साइबर लॉज बनाते वक्त भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस को ध्यान में रखती हैं, और उसके लिए उन्हें डिफरेंट डायलेमास भी फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। जस्ट रीड इट आउट इन द नोट्स, एवरीथिंग इज़ देयर इन द आसान लैंग्वेज, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर एग्जिस्टिंग साइबर पॉलिसीज़ क्या क्या हैं और उनके मस्ट फॉलो अप एक्शंस क्या क्या हैं। तो जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनमें से हम कुछ मेन एग्जिस्टिंग साइबर पॉलिसीज़ को यहाँ पे देखेंगे। पहला है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ऐसे तरीके से कई सारी 8-10 पॉलिसियाँ हैं। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में क्या होता है कि डिफरेंट सरकमस्टांसेस के अंदर किसके पास किस चीज़ का एक्सेस रहेगा, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। जैसे HR की टीम है तो उनको सिक्योरिटी की टीम में सिक्योरिटी की टीम का एक्सेस ना रहे, मतलब कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटा है, उनको ना एक्सेस दिया जाए उसका, और जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको किसी और चीज़ का एक्सेस ना दिया जाए। बेसिकली जो जिस डिपार्टमेंट से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको उसी चीज़ का एक्सेस हो। ठीक है, और इसमें डिफरेंट फॉलो अप एक्शंस, हर जो पॉलिसी है उसको उसके बाद लिखा गया है जो भी फॉलो अप एक्शंस उनको लेने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना और एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर परमिशन मैनेज करना, ये सारी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में आता है। इसी तरीके से डेटा इंक्रिप्शन पॉलिसी होती है, डेटा को क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है ये पॉलिसी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग पॉलिसी है, डेटा बैकअप एंड रिकवरी पॉलिसी, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसी, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, रेगुलेटरी कंप्लायंस पॉलिसी, और उनके फॉलो अप एक्शंस सारे नीचे मेंशन्ड हैं, जस्ट गो थ्रू देम। देन साइबर लॉज क्या क्या हैं इंडिया के अंदर, तो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट साइबर लॉज ऐसे कुछ हैं नहीं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो कि 2000 में आया था, और अब हम 24 साल बाद 2024 में हैं, तो तब का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वही अप्लीकेबल है सारी चीज़ें अभी भी। और हालांकि टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं IT एक्ट के अंदर वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं, और इसमें लीगल रिकॉग्निशन मिली थी इस एक्ट के तहत। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, डिजिटल सिग्नेचर्स को और टैक्स को फाइल किया जा सकता है, कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को लीगैलिटी दी गई थी। तो ये सारे IT एक्ट के प्रावधान हैं, और इसमें कुछ हम और साइबर डोमेन से रिलेटेड क्या चीज़ें की गई हैं वो भी हम PYQs में देखेंगे। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है 2023 के अंदर, लेकिन अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, और देखते हैं कब ये फुल्ली ऑपरेशनल होगा। तो डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था इंडियन सिटीजन्स के। ठीक है, तो ये सारे हैं। देन ग्रे एरियाज़ क्या क्या हैं साइबर लॉज के अंदर जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इफेक्टिवली एड्रेस की जाने की ज़रूरत है। तो जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर 3-4 कंट्रीज़ ने मिलकर साइबर अटैक कर दिया तो किस कंट्री का साइबर लॉज जो है एक्टिव साइबर लॉज जो है अप्लाई होंगे, उसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। डोमेन नेम रेगुलेशन को लेकर के इंडिया में कोई भी जो है गाइडलाइंस नहीं है, कौन ओनरशिप राइट्स क्या होंगे, लाइबिलिटीज़ क्या होंगी डोमेन नेम्स के अंदर। डोमेन नेम्स होते हैं जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा .com, .in, .io, .ai, ये सारे होते हैं डोमेन नेम्स। तो कोई भी जाकर रजिस्टर कर सकता है अपनी वेबसाइट, और उसके लिए क्या लाइबिलिटीज़ क्या राइट्स होंगे उसको लेकर के कोई भी
एज सच लॉ नहीं है। डेटा प्राइवेसी को लेकर के इंडिया में कोई लॉ नहीं है, आए दिन इसको लेकर के चर्चा होती रहती है, अगर आप अवेयर रहते हो इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए। ऑनलाइन डोमेन के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी वॉलेशंस कर दिए जाते हैं और इसको लेकर के भी स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर के भी इंडिया के अंदर कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, कोई इसको लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सारी चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, हालांकि रिसेंटली जो है 30% टैक्स लगाया गया था, पर इनकी लीगल स्टेटस क्या होगी इसको लेकर के कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इन चीज़ों को नहीं देख रही है। ये सारे ग्रे एरियाज़ हैं। देन आपका चैप्टर 4 है साइबर सिक्योरिटी टूल्स और उनके यूजेस के बारे में। तो एक एक करके हम थोड़े थोड़े टूल्स देखेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी टूल्स की नॉलेज ये सारे आप नोट्स के अंदर पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट सिक्योरिटी टूल्स पे आएंगे कि कौन कौन से टूल्स जो है अवेलेबल हैं और किन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला है फायरवॉल्स। तो इसी तरीके से आपको मिल रहा होगा नोट्स में जो भी सारे टूल्स हैं, वो पहले आपको यहाँ पे टूल्स मिलेंगे और उसके बाद फिर एग्जांपल्स क्या क्या हैं। फायरवॉल्स होते हैं एक तरीके से बैरियर के रूप में काम करता है इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। एग्जांपल में आपके CISO है, सिस्को ASA है, देन पैलो एल्टो नेटवर्क फायरवॉल, जूनिपर नेटवर्क्स, SRX सीरीज, ये सारे हार्डवेयर फायरवॉल्स के एग्जांपल हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट फायरवॉल होता है विंडोज़ फायरवॉल, देन लिनक्स के अंदर IP टेबल्स होता है, pfSense है, ये सारी चीज़ें फायरवॉल्स के एग्जांपल हैं। IDS एंड IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। डिटेक्शन सिस्टम होता है अगर कोई मलिशियस एक्टिविटी हो रही है, ये उसको रिपोर्ट करता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं। और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट भी करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों फंक्शन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डिटेक्ट करने का काम है। दोनों के एग्जांपल यहाँ पे हैं। स्लॉट सूरिकेटा IDS के एग्जांपल हैं, देन IPS के एग्जांपल चेक पॉइंट IPS, मैकफी नेटवर्क सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो इसी तरीके से सारे साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं। एंटीवायरस, एंटी मालवेयर है, नॉर्टन, मैकफी, बिटफेंडर, ये सारी चीज़ें हैं। देन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं, नेसेस क्वालिस का है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, OpenVAS सिस्टम्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से SIEM सिस्टम्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी टूल्स के अंदर। एनक्रिप्शन टूल्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स होते हैं और सिक्योरिटी असेसमेंट टूल्स होते हैं। देन नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स और ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स, डेटा लॉस प्रिवेंशन सॉल्यूशंस। तो ये सारे आपके साइबर सिक्योरिटी टूल्स होते हैं और उनके एग्जांपल्स सारे मेंशन कर दिए गए हैं। आप इनको पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको इसमें पूरा समझने को मिलेगा कि क्या चीज़ें ये हैं, ठीक है, क्या टूल्स हैं, उनके यूजेस क्या हैं। देन है आपका साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट। साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं और वो किन किन डोमेन्स में जो है साइबर सिक्योरिटी डील करती है। जैसे नेटवर्क को सिक्योर करना है या एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, डेटा प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारे साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं। देन आपका लास्ट चैप्टर होगा केस स्टडीज़ के ऊपर। तो नोट्स में आपको डिफरेंट केस स्टडीज़ मिलेंगी सारी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, कमर्शियल वेबसाइट्स, पॉइंट ऑफ सेल्स इशूज़, ऑनलाइन पेमेंट, रियल टाइम केसेस, सारे के ऊपर आपको केस स्टडीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से साइबर अटैक्स किए गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, अटैक मेथड्स क्या थे और अटैकर्स की वजह से क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, क्या रिस्पॉन्ड किया गया और फिर उसके बाद आफ्टर मैथ क्या था। देन ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मुंबई पावर ग्रिड आउटेज हुआ था, ये एक साइबर अटैक के कारण हुआ था 2020 के अंदर। मुंबई के जो है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी एक तरीके से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, जो लाइटनिंग का पूरा सिस्टम होता है, जहाँ से बिजली वगैरह आती हैं, तो बिजली विभाग के सिस्टम्स को हाईजैक कर लिया गया था और कई सारे दिनों तक लाइट चली गई थी। इसकी वजह से उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और लाइट चली जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें भी प्रभावित होंगी। बिजनेसेस बंद थे कई सारे दिनों तक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये एक अटैक था जिसमें अटैकर्स ने जो है ग्रिड लॉक करके, एक मॉलवेयर था, तो किसी एम्प्लॉय के थ्रू
जो है अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के बारे में जानकारी नहीं है, जो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो उसी को लेकर के किसी साइबर अटैकर ने एक्सप्लॉइट कर लिया होगा और उनको उनकी सिस्टम्स में एंटर करके वहाँ पे फिशिंग कैंपेन्स के थ्रू और एम्प्लॉयज़ के थ्रू उस सिस्टम में घुस गए। उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर्स डाल दिए, उसके बाद फिर पेमेंट मांगने लगे कि चलो अब पैसे दोगे तभी आपका सिस्टम हम खोलेंगे, वरना आप बैठे रहो, लाइट वेट नहीं आ रही अब, ठीक है। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई इसको लेकर के, तो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ट्रोजन हॉर्सेस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर पाए गए हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि मोस्ट पॉसिबली ये अटैक जो है चाइना ने करवाया हो, क्योंकि उस टाइम पे गलवान घाटी को लेकर के इंडिया के साथ टेंशन्स चल रही थी और यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने कहा कि जो है तुम लोग फालतू बात कर रहे हो, किसी ह्यूमन एरर के कारण हुआ होगा। तो अनक्लैरिटी थी इसको लेकर के, तो ये एक केस स्टडी हो गई। देन आपका आधार डेटा ब्रीच, आपको कई बारी सुनने को मिला होगा कि आधार से रिलेटेड जो भी डेटा है आपका वो सिक्योर नहीं है। इसको लेकर के कई बारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो है एक बारी तो हुआ था कि 815 मिलियन इंडियन सिटीजन्स का जो है आधार नंबर और पासपोर्ट डिटेल्स डार्क वेब के ऊपर सेल किया जा रहा था। देन कोविड के टाइम पे भी ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी, कई बारी आधार डेटा लीक की रिपोर्ट्स आई हैं। देन वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक हुआ था, इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक जो वल्नरेबिलिटी थी, वीक पॉइंट था, वो उसे किसी कंपनी ने लीक कर दिया था और वहाँ पे उसका जो सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको एक्सप्लॉइट करके अटैकर्स ने जो है कंप्यूटर सिस्टम को, कई सारे कंप्यूटर सिस्टम को इनक्रिप्ट कर दिया था। फिर बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट मांग रहे थे। तो ये जो अटैकर्स होते हैं वो बिटकॉइन में ही पेमेंट मांग रहे होते हैं, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं, हमको पैसे दे दो। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ का अकाउंट नंबर है, अटैकर कौन है, ठीक है। तो ये बिटकॉइंस में ही पेमेंट मांगते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के थ्रू पूरी तरीके से सिक्योर होता है, पता नहीं चलता कि पेमेंट कहाँ गई, किसके पास गई, ठीक है। तो ये एक वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक था जो कि लगभग 300,000 कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया था और वहाँ पे सिग्निफिकेंट डेटा लॉस हुआ था। देन स्टक्सनेट ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ था। ये कुछ अपना न्यूक्लियर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें बना रहे थे और इनका जो है सिस्टम हाईजैक कर लिया गया। इसको जो है बाद में जब इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो पता चला यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का जो है जॉइंट ऑपरेशन था और स्टक्सनेट करके एक मॉलवेयर था जो कि इनके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया और इसके वजह से इनका जो सिस्टम था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया और जो ये लॉन्च वगैरह करने वाले थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अपने बनाने वाले थे, वो इनकी जो है रोक गई उस वक्त, ठीक है। तो इस तरीके से साइबर अटैक्स होते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है कॉस्मस बैंक साइबर अटैक। पुणे में एक कोऑपरेटिव बैंक था, इनके ATM स्विच सर्वर से लगभग 94 करोड़ रुपए जो है निकाल लिए गए थे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम्स को पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, वहाँ से भी पैसे निकाल लिए गए थे और इस केस के अंदर 18 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया था, जिनमें से 12 को सज़ा मिली थी बाद में, ठीक है। देन हिताची का भी पेमेंट स्विच ब्रीच हुआ है कई बारी। देन JP मॉर्गन ये बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लार्जेस्ट बैंकिंग सर्विस, आपने नाम सुन रखा होगा, इनका भी डेटा ब्रीच हुआ था। तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इनके पास स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ऐसा कुछ होता है इनका, तो तुरंत इनके जो जस्टिस सिस्टम्स होते हैं फाइन्स लगा देते हैं, लोग इनके ऊपर लॉ सूट्स फाइल कर देते हैं कि हमारा डेटा लीक कैसे हो गया, हमारे यहाँ ऐसा कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, ठीक है। तो इनका डेटा लॉस हुआ था, तो उसकी वजह से 76 मिलियन हाउस होल्ड्स एंड 7 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस का डेटा जो है डार्क वेब पे एक्सेसिबल हो गया था। उनकी यूज़र IDs, डेट ऑफ बर्थ, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, सारी चीज़ें लीक हो गई थी, ठीक है। तो अटैकर्स ने मेथड का यूज़ किया, रिस्पॉन्स क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइन लगाया गया। इसी तरीके से एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है कमर्शियल वेबसाइट्स के अंदर, इसके कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इनकी कई सारी कंपनीज़ हैं, TJ Maxx, मार्शल्स, होम गुड्स, इनका भी डेटा लॉस हो गया था और इनके कंपनी के अंदर
जो है अटैकर्स ने इनकी वायरलेस सिक्योरिटी को जो है एक्सप्लॉइट किया था। इनके जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं थे और वहाँ से उनको एक वल्नरेबिलिटी कोई पता चली और फिर इनके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने डाल दिया और वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने लग गए। फिर पूरा जो पेमेंट करता था कोई आदमी तो उसके पूरी कार्ड की इंफॉर्मेशन अटैकर्स के पास चली जाती थी, पिन नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, सारी चीज़ें। इस तरीके से 100 मिलियन के आसपास जो है लोगों का डेटा जो है अटैकर्स के पास चला गया था, ऐसा बाद में रिपोर्ट्स में पता चला। फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेगा। देन याहू का भी 3-4 बारी डेटा ब्रीच हुआ है, पर इन्होंने 2016 एक बारी 2013-14 में हुआ था, पर कंपनी ने 2016 तक नहीं बताया कि हमारा डेटा ब्रीच हुआ है। तो इनका तो 2014-13 के अंदर हुआ तो 3 बिलियन यूज़र अकाउंट्स से याहू के पास उनका यूज़र अकाउंट इंफॉर्मेशन निकाल ली गई थी, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ। देन 2014 में हुआ तो 500 मिलियन याहू अकाउंट्स को अफेक्ट किया गया। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट ऑफ सेल्स इशूज़ हुए हैं। पॉइंट ऑफ सेल इशूज़ होता है जब आप चेकआउट कर रहे होते हो कोई सामान लेकर के, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। अगर किसी मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हो, फिर आप पेमेंट करने के लिए जाते हो तो वो जहाँ पे आप पूरा सिस्टम होता है उनका, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह देते हो पेमेंट करने के लिए या यूपीआई से पेमेंट करते हो, तो वो पॉइंट ऑफ सेल्स होता है, यानी चेकआउट पॉइंट। तो आपको एक, अगर आप बोलते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, तो आपको अपनी वो पेमेंट मशीन देता है, फिर आप उसमें अपना कार्ड लगाते हो, अपना पिन डालते हो। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ सेल्स होता है। तो मशीन को भी सिक्योर्ड रहना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी सिस्टम्स का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी होती है तो आपके कार्ड का डेटा लीक हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। तो इसी तरीके से कई सारी डेटा ब्रीचेस में, होम डिपो डेटा ब्रीच है, इनके पेमेंट सिस्टम्स में जो है वायरस डाल दिया गया था। देन टारगेट कॉरपोरेशन, इस कंपनी का भी डेटा ब्रीच हुआ है। ये ब्लैक पीओएस करके मॉलवेयर होता है एक, जो कि पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स, तो ब्लैक पीओएस मॉलवेयर इसीलिए डिज़ाइन किया गया था कि पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो है डाल दिया जाए इस मॉलवेयर को और फिर वो कार्ड डेटा को कैप्चर करके अटैकर के सर्वर पे भेज देता था। देन ऑनलाइन पेमेंट के केसेस में हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम्स का जो है केस हुआ था। इनका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में एसक्यूएल अटैक्स कर दिए गए थे और वहाँ पे स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया गया था अटैकर्स के द्वारा। देन जस्पे डेटा ब्रीच हुआ था और ये इंडिया के अंदर एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। आपने कई बार इनके प्लेटफॉर्म से पेमेंट भी किया हो, शायद जस्पे सेव करके आता है। देन इसका बैकग्राउंड क्या था कि इन्होंने जनवरी 2021 में एक इंसिडेंट हाईलाइट में आया। एक जो सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, इनका नाम था राजशेखर रजारिया। इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ देखी डार्क वेब के ऊपर की इंडियंस का डेटा जो है सोल्ड किया जा रहा था। लगभग $8,000 बिटकॉइन में पेमेंट मांगी जा रही थी इस डेटा के लिए, और इसमें ईमेल्स, यूज़र आईडी, पेमेंट्स, फ़ोन नंबर्स, मास्क्ड कार्ड डेटा, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। फिर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। रियल टाइम केसेस में ये कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक हुआ था। एक कंपनी है यूएस के अंदर, उसका डेटा, उसके सिस्टम्स को हैक कर लिया गया था। ये एक फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और जब फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनका पूरा बंद हो गया इसकी वजह से, रैंसमवेयर अटैक की वजह से, और फिर जो बाइडेन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो इस तरीके से अटैक्स होते हैं। देन साइबराबाद डेटा थेफ्ट, अभी रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें ये हैदराबाद के अंदर एक पुलिस स्टेशन है शायद, वहाँ पे एक बंदा है विनय भारद्वाज करके, वो 16.9 करोड़ इंडियन इंडिविजुअल्स का डेटा जो है सेल कर रहा था कहीं पे। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके डेटा में इंक्लूडेड थी। पर्सनल डिटेल्स, बायजूस और वेदांतु के वेबसाइट से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकाल रखा था उसने, कैब यूज़र्स का डेटा, एम्प्लॉयज़ का डेटा, जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, अटैक मेथड्स इसके क्या थे वो अननोन है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती ही नहीं है, तो कुछ ऐसा पता नहीं चला। पर आफ्टर मैथ की अगर बात करें तो उसको अरेस्ट किया गया था। फिर बाद में उसको क्या हुआ, अभी वो कहाँ है, जेल के अंदर है, बाहर कहीं घूम रहा है, कुछ पता तो नहीं है। तो ये एक तरीके से पोटेंशियल विक्टिम्स हैं, आइडेंटिफाई किए गए थे महोदय। तो ये सारे हैं, ये आपका लास्ट चैप्टर था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा नोट्स मिलने वाला है। देन
PYQs हैं, PYQs की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को आप कैसे देखते हैं और बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताइए। तो आंसर्स आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यार जो ऑफिशियली एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे, आपको आंसर भी लिख के दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा। देन कुछ जो भी नोट्स में है सारे चीज़ें वही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। देन साइबर सिक्योरिटी की डिफिनीशन क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, IDS एंड IPS जो भी हमने ऊपर देखा था वो क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देन साइबर क्राइम के टाइपोलॉजीज़ को डिस्कस करना है, अभी जो हमने ऊपर देखा था टाइप्स के अंदर, जेनरिक साइबर क्राइम, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, इसके अंदर आप कुछ लिख दीजिएगा 8-10 करके, जितना भी आप लिख पाएँ। तो साइबर क्राइम क्या होता है, देन टाइपोलॉजीज़ क्या क्या होती है साइबर क्राइम की, फिशिंग, मालवेयर अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं। देन आपका एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन कीजिए। जो भी हम नोट्स में देखा, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन करना है। देन 5 स्टेप जो प्रोसेस है, एसेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, वल्नरेबिलिटीज़, देन रिस्क एनालिसिस, देन मिटिगेशन, ठीक। थ्रेट्स एंड चैलेंजेस क्या हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, इंडिया के अंदर, तो आपको यहाँ पे थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस जो भी हैं, हमारा जो यूज़र डेटाबेस है वो बढ़ रहा है, लोग अब डिजिटली ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, हमारे यहाँ पेमेंट से लेकर के शॉपिंग सारी चीज़ें ऑनलाइन ही की जा रही हैं। देन एक्टिविज़म, फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के थ्रेट्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, सारे चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होने चाहिए हमारे यहाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सारी चीज़ों को अपडेट किया जाना चाहिए, सिस्टम्स को अपडेट किया जाना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। देन इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे यहाँ पे हैं। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में इम्प्लीमेंट की गई थी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करने के लिए। देन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया, I4C, 4C का मतलब 4C, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो हेल्प करता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। देन साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्स लाया गया, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो है ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, सेफ्टी अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस फैलाता है। देन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है और ये साइबर थ्रेट्स को लेकर के एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें जारी करती है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया और इस पे आपको फ्री एंटीवायरस टूल्स मिल जाएंगे, इनकी वेबसाइट है आई थिंक csk.gov.in। आप साइबर सुरक्षा केंद्र पे विज़िट करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पे आपको फ्री एंटीवायरस टूल्स मिलेंगे और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इंडियन सिटीजन्स के लिए अपने सिस्टम्स को आप क्लियर कर सकते हैं, मॉलवेयर इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC इसको भी बनाया गया जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर और अदर थ्रेट्स को लेकर के डील करता है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी बनाया गया, ये एक सर्वेलियंस एजेंसी है इंडिया के अंदर, ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करती है और ये जो हमारे इंडिया का सारा साइबर ट्रैफिक है कंट्री के अंदर उसको मॉनिटर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका नोट्स होने वाला है, आप डाउनलोड कर लीजिए, आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स आ रहे होंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला इससे बाहर। सो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग फ्रॉम PYQs, नोट्स, देन मटीरियल, देन सिलेबस। सो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.